नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सात की बड़ी बात में हर बड़ी खबर से यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों से भी आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दिग्गज होंगे शामिल। भोपाल में थिंक 20 की आज से 2 दिवसीय बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुरुआत। G20 के तहत मीटिंग का आयोजन। रायपुर दौरे पर केंद्रीय संसदीय समिति का 11 सदस्यीय दल। ST/SC कल्याण के लिए बनी योजनाओं की आज होगी समीक्षा। छत्तीसगढ़ में रासुका के खिलाफ बीजेपी का जन जागरण अभियान। आज सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल बोले, केंद्र का कानून हर 6 महीने में होता है रिवाइज। बनावर में तकनीकी खराबी के कारण मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सड़क मार्ग से धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बलरामपुर के ताता पानी महोत्सव का आज समापन। मंत्री अमरजीत भगत समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। वनडे इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत। 317 रनों से श्रीलंका को हराया। भारत ने दिया था 391 रन का लक्ष्य। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से 18 जनवरी तक ठंड का येलो अलर्ट। शीतलहर चलने की संभावना, कोहरे का भी रहेगा प्रकोप। और बुलेटिन में खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का होगा रोड शो। नेपाल के पोखरा विमान हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 68। पोखरा विमान हादसे में 5 भारतीयों की हुई है मौत। बसपा अब किसी भी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन। मायावती ने किया बड़ा ऐलान। 5वीं बड़ी खबर, हिमाचल में भारी बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे सहित 220 रूटों पर बस सेवा हो चुकी है बंद। 6वीं बड़ी खबर, यूएस के ग्रेबियल बनी मिस यूनिवर्स। भारत की हरनाज ने पहनाया ताज। चीन में कोरोना से 35 दिन में 60,000 मौतें। भारत में 181 नए केस। चलिए अब बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। तो आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं, जिसमें कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस रोड शो में शामिल होंगे। इस समिति की बैठक में शामिल होने वाले नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इस बैठक में होगा। तो कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है, लेकिन इसके ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होने वाला है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है जो कि दिल्ली में होगी। बैठक से पहले रोड शो किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होगा और रोड शो के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। बैठक में आज जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, तो वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इसके साथ ही आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी पार्टी के संगठन चुनाव नहीं हुए हैं। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया जा सकता है। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक
बीजेपी मुख्यालय से शुरुआत होगी इसकी। वहीं उसके बाद शाम 4 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बता की बैठक में पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां और उसमें बीजेपी सांसदों और विधायकों की भागीदारी क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये तमाम विषय, मुख्य बिंदु जिन पर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है। साल 2023-24 को लेकर कई अहम चर्चाएं इसमें होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में मंथन किया जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। इसके साथ ही G20 सम्मेलन भी काफी अहम है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं बीजेपी सांसदों और विधायकों की भागीदारी पर भी G20 सम्मेलन में भागीदारी को लेकर मंथन किया जाएगा। भोपाल में G20 का विशेष सम्मेलन आज और कल होने जा रहा है। इस आयोजन में G20 के सदस्य देशों के 170 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स भोपाल पहुंच रहे हैं, जिसके बाद खजुराहो और इंदौर में भी 2 अहम बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होना है। बता दें कि भोपाल में होने वाला ये सम्मेलन इसलिए भी बेहद अहम है कि दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। इस सम्मेलन की थीम है थिंक 20 गवर्नेंस विद लाइफ, वैल्यू एंड वेलबींग। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की संस्था रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आज से G20 का विशेष सम्मेलन भोपाल में आयोजित होगा, जिसके लिए तमाम डेलीगेट्स भोपाल पहुंचेंगे, जिसकी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम। सदस्य देशों के मंत्री और डेलीगेट्स इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन इसके साथ ही खजुराहो और इंदौर में भी बैठकें होंगी। संसदीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति रायपुर के दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन दल ST/SC कल्याण के लिए बनी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि 11 सदस्यीय समिति में 6 सांसद और 5 अधिकारी शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी ने बताया कि ST/SC कल्याण के लिए उनके जो अधिकार हैं, उसके बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से वो चर्चा करने वाले हैं। तो 11 सदस्यीय समिति में 6 सांसद और 5 अधिकारी हैं, जो कि दल छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। केंद्रीय संसदीय समिति के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रविवार को दल छत्तीसगढ़ पहुंचा है। ST/SC कल्याण के लिए जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं, उन पर समीक्षा ये दल करने जा रहा है, जिसमें 5 अधिकारी और 6 सांसद शामिल है। 11 सदस्यीय समिति ये बनाई गई है, जो कि अब निरीक्षण करेगी। तो बलरामपुर में तातापानी महोत्सव जारी है और तातापानी महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि समापन समारोह में मंत्री अमरजीत भगत पहुंचेंगे और आज भी कई कार्यक्रम यहां पर प्रस्तावित है। तो तातापानी महोत्सव का आगाज बीते दिनों किया गया था और आज इसका समापन होना है। प्रदेश भर के लोगों ने तातापानी महोत्सव पहुंचकर इसमें हिस्सा लिया है। भूपेश बघेल ने इसका आगाज किया था और आज मंत्री अमरजीत भगत इसका समापन करने जा रहे हैं। कई कलाकारों ने इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी और तातापानी महोत्सव का इंतजार प्रदेशवासियों को हर वर्ष रहता है और इस वर्ष भी तातापानी महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। लोक कलाकारों ने इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन आज इस तातापानी महोत्सव का समापन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मंत्री अमरजीत भगत शामिल होंगे। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। धार जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार पहुंच चुके हैं। धार से पहले मुख्यमंत्री मनावर पहुंचे थे कल और उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के बाद जब उनके हेलीकॉप्टर ने धार के लिए उड़ान भरी, तब कुछ दूरी तय करने के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पायलट ने हेलीकॉप्टर को वापस मनावर की ओर लिया और मनावर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से धार पहुंचे। अपने निर्धारित समय से लगभग 3.5 घंटा देरी से वो धार पहुंचे। वहीं सीएम ने धार के लालबाग से पूरे शहर में होते हुए एक खुले वाहन में सवार होकर रोड शो किया और धार वासियों के नगर पालिका चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट देने की इस दौरान अपील की।
इसके बाद मोतीबाग चौक में मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए धार के विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। धार में अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश के भांजे भांजियों के तो धार के विकास के द्वार खोल दिए जाएंगे, धार में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, धार आगे बढ़े। आसपास नर्मदा मैया का पानी आ रहा है, तो बताओ धार में नर्मदा मैया का पानी आना चाहिए कि नहीं? तो धार में अब नर्मदा मैया का पानी लाया जाएगा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़े वरिष्ठ महिला नेत्री पूर्णिमा वर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। छिंदवाड़ा जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़े रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी भी है। मुझे जोर शोर से आश्वासन देकर ले जाया गया कि हम जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, जनता का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। समाज को ये खरीदने का प्रयास करते हैं। आज मुझे मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। हर समाज के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई के साथ देंगे। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिलाध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर भी जानी जाती है। इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इधर राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर रासुका के खिलाफ बीजेपी अब मोर्चाबंदी कर रही है। बीजेपी का जन जागरण अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी धरना देने के प्लान में है। राजपत्र की कॉपी भी जलाई जाएगी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी का जन जागरण अभियान ये है। सभी जिला मुख्यालय में ये इस अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यालय के सामने राजपत्र की कॉपी को आज बीजेपी जलाएगी। एक अलग तरीके से वो प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरह से रासुका की बात सामने आई थी, उसके बाद रासुका के खिलाफ बीजेपी अब मोर्चाबंदी करने जा रही है। इसके पहले भी विरोध देखा गया था, लेकिन आज से इस जन जागरण अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों के सामने राजपत्र की कॉपी, बीजेपी के कार्यकर्ता, दिग्गज नेता वहां पहुंचेंगे और वो जलाया जाएगा। तो एक अलग तरीके से इस अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी का जन जागरण अभियान है और आज से इसकी शुरुआत की जाएगी। इधर बस्तर में धर्मांतरण विवाद के चलते भड़की हिंसा के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रासुका की कार्रवाई के आदेश के बाद से ही इस मुद्दे पर सियासत तेज है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का कहना है कि यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने वाली और तानाशाही लागू करने के लिए है। वहीं बीजेपी अधिसूचना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई में उतर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि यह कांग्रेस सुरक्षा कानून है। कांग्रेस ने एक बार फिर से आपातकाल लगाने की तैयारी कर रखी है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने तो केंद्र सरकार के कानून का रिन्यूअल किया, जो प्रत्येक 6 महीने में होता है। वहीं बीजेपी के शासनकाल में भी रासुका का रिवाइज होता था। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी रासुका लगा नहीं और उनके पेट में दर्द हो रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ना होकर यह कांग्रेस सुरक्षा कानून है। आज कौन सी ऐसी असामान्य परिस्थिति उठ गई जो कांग्रेस कल तक विधानसभा में कानून व्यवस्था को बेहतर बताती थी, आज ऐसे गंभीर कदम उठाने का कारण क्या हुआ? क्या कानून व्यवस्था इनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है? राज्य सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जो राजपत्र में 3 जनवरी को प्रकाशित हुआ है और जिसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। और इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंकने का काम
भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। हर स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूं। हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं है। देश में संविधान में कानून में जो भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा तो उसके ऊपर कानून होगा, फिर इनको क्या डर। रुक करेंगे अंबिकापुर का, जहां पर एक महिला से ठगी की वारदात की गई है। बता दें कि महिला से लाखों की धोखाधड़ी हुई है। झांसा देकर महिला से आरोपियों ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला से लाखों के गहने लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर में एक महिला से लाखों की ठगी की गई है। आरोपियों ने महिला को झांसा दिया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला से लाखों के गहने की ठगी कर ली गई है और उसके बाद आरोपी फरार है। हालांकि पुलिस इस वक्त उनकी तलाश में जुटी हुई है। इधर राजधानी भोपाल की लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल के मैनेट संस्थान में प्रोफेसर स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी में रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक मित्तल और उनके कंसल्टेंट गोपी कृष्ण मिश्र को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बावड़िया कला की रहने वाली प्रमीला रिछारिया से उनके शिवपुरी स्थित निर्माणाधीन मेडिकल वेस्ट प्लांट पास करने के एवज में 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बातचीत करने पर रिश्वतखोरी का सौदा 1.5 लाख रुपए में होना तय किया गया। वहीं फरियादी प्रमीला ने 12 जनवरी को लोकायुक्त एसपी भोपाल से इस रिश्वतखोरी की शिकायत की। शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी कंसल्टेंट गोपी कृष्ण मिश्र और प्रोफेसर आलोक मित्तल को रिश्वत की 1.5 लाख रुपए राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने इस ट्रैप की कार्रवाई को मैनेज कैंपस में ही अंजाम दिया। और अब करेंगे खेल जगत का। टीम इंडिया ने रविवार को वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हराया है। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। वहीं इस मैच में टीम इंडिया ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वनडे इतिहास में किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम ही इंडिया टीम बन चुकी है। भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 96 बार हराया है। वहीं दोनों टीमों के बीच कुल 165 वनडे खेले गए हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 95 जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे। वहीं विराट कोहली ने 166 रन की पारी खेलते हुए 40वां वनडे शतक भी कल जमाया। शुभमन गिल ने 116 रन बनाए। तो वहीं भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर बनाया। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। वहीं जवाब में श्रीलंकाई टीम 22 ओवर में 9 विकेट पर 73 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।